नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए विषय, नई विचारधारा पर बात करेंगे और वो है लोकतांत्रिक समाजवाद या प्रजातांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। लोकतंत्र की भांति समाजवाद भी वर्तमान के युग में एक महत्वपूर्ण नारा बन चुका है और समाजवाद की इतनी शाखाएं विकसित हो गई हैं कि उसकी निश्चित व्याख्या कर पाना बड़ा कठिन कार्य है। वो एक दर्शन भी है, साथ ही एक आंदोलन भी है, एक आर्थिक प्रणाली के साथ साथ एक राजनीतिक व्यवस्था भी है। हम देखते हैं कि समाजवाद वास्तव में पूंजीवाद और आर्थिक असमानता के विरोध में विकसित हुआ। यूरोप के औद्योगिक विकास ने आम जो लोग हैं, विशेषकर जो मजदूर वर्ग हैं, श्रमिक हैं, उनके जीवन को नारकीय बना दिया था। पूंजीपति मजदूरों का शोषण कर रहे थे और मजदूरों के रहने के लिए न तो उपयुक्त मकान थे, न ही सफाई या स्वास्थ्य इत्यादि जो बेसिक नीड्स हैं उनका कोई प्रबंध था। हस्तक्षेप की नीति कारण मजदूरों का शारीरिक और नैतिक जो दशा थी उनकी, वो बिगड़ने लगी और कुछ विचारशील जो लोग थे उन्होंने उनकी दुर्दशा और विपत्ति की ओर उनका ध्यान गया। समाजवादी विचारक व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देते हैं और मानव समानता को अपना लक्ष्य मानते हैं। आमतौर पर समाजवादी परंपरा को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो कार्ल मार्क्स एंजेल्स के पूर्व के विचारक और दूसरा कार्ल मार्क्स एंजेल्स उसके बाद के लेखकों की परंपरा। इसमें कार्ल मार्क्स के उपरांत जो समाजवाद की विचारधाराएं विकसित हुई, उसमें एक तरफ क्रांतिकारी समाजवाद आया और दूसरी तरफ विकासवादी समाजवाद आया। क्रांतिकारी समाजवाद हिंसा में विश्वास करता है। अराजकतावाद और श्रमिक जो संघवाद है वो भी क्रांतिकारी समाजवाद के रूप में ही है। और जो विचारधाराएं शांतिपूर्ण और वैध तरीके से सामाजिक परिवर्तन चाहती हैं उन्हें विकासवादी समाजवाद कहा गया है। और इनका मुख्य रूप से इंग्लैंड में प्रादुर्भाव हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में विश्व को पार्लियामेंट अर्थात प्रजातांत्रिक व्यवस्था प्रदान की गई। उसी प्रकार 20वीं शताब्दी में उसके द्वारा आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातांत्रिक समाजवाद की देन प्रदान की गई। ये हम जानते हैं कि 1848 में जो मार्क्स ने, एंजेल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना की और उसके बाद से समाजवादी विचारधारा विश्व में तेजी से लोकप्रिय हुई। औद्योगिक क्रांति जिसने शहरी श्रमिक वर्ग को जन्म दिया और समाजवादी क्रांति को संभव बनाया, सबसे पहले ये इंग्लैंड में हुई और इस कारण इंग्लैंड में समाजवादी विचारधारा का उदय होना लाजमी था, स्वाभाविक था। लेकिन मूल रूप में प्रजातांत्रिक होने और सहमति के शासन ये ब्रिटिश जीवन के आधारभूत तत्व थे और इनके कारण जो दक्षिणपंथी सर्वाधिकारवाद है, फांसीवाद और नाजीवाद की भांति क्रांतिकारी जो मार्क्सवादी विचारधारा थी वो इंग्लैंड में उसको अपनाया नहीं गया। क्रांति की जो बात थी ब्रिटिश स्वभाव के प्रतिकूल थी, उसके स्थान पर उनके द्वारा इस विचार को अपनाया गया है कि जो भी परिवर्तन है, वांछित परिवर्तन है, वो शांतिपूर्ण और लोकप्रिय ढंग से उनको किया जा सकता है। तो ये
प्रजातांत्रिक समाजवाद ये इंग्लैंड से इसका कॉन्सेप्ट का उद्भव हुआ। जहाँ तक प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रतिपादकों की बात है तो इसमें जैसे साम्यवाद के बारे में कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स ने जो एक रचना प्रस्तुत की साम्यवादी घोषणा, तो उस तरह से इनका कोई मुख्य प्रेरणा स्रोत ग्रंथ तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे विचारकों ने इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसमें R.H. टोनी है, रेमजे मैकडोनाल्ड है, सिडनी और ब्रिटिश वेब, हेराल्ड लॉस्की, क्लेमेंट एटली, इवान एम डर्बिन और अमेरिका में नॉर्मन थॉमस। इसी प्रकार भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मानवेंद्र नाथ राय, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत और बाहर समाजवादी विचारधारा को लोकप्रिय बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम बात करें कि इस प्रजातांत्रिक समाजवाद के बेसिक कौन से सिद्धांत हैं, कौन से मूल सिद्धांत हैं, तो उनमें से हम देखते हैं ये कुछ सिद्धांत हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहेंगे। पहला है, प्रजातांत्रिक जो समाजवाद है वो पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का विरोधी है। उनके अनुसार पूंजीवाद असमानता और सामान्य जनता के शोषण पर आधारित है। ऐसी व्यवस्था कभी भी समस्त जनता के कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए नहीं हो सकती। इसके साथ साम्यवाद से उनका विरोध उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पूंजीवाद से उनका विरोध है। प्रजातांत्रिक समाजवाद साम्यवाद का विरोध इसलिए करता है कि साम्यवाद धर्म और नैतिकता के विरोध पर टिका हुआ है, वर्ग संघर्ष और हिंसक क्रांति की धारणा में विश्वास करता है, और उसके अंतर्गत अधिनायकवाद, जो हम साम्यवाद को पढ़ेंगे, मार्क्सवाद को पढ़ेंगे तो उसमें सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का कॉन्सेप्ट है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के अनुसार ये ऐसे विचार हैं जो कभी भी मानव जीवन के लिए श्रेष्ठ नहीं हो सकते, उनके लिए लाभप्रद नहीं हो सकते, और इसी कारण वह साम्यवाद को भी अपना प्रथम शत्रु मानता है और उसे नवीन साम्राज्यवाद का यंत्र कहकर उसकी आलोचना करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रजातांत्रिक समाजवाद जो है वो पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का विरोध करते हुए आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में एक नया मार्ग प्रस्तुत करता है। दूसरी महत्वपूर्ण जो इनका मान्यता है, सिद्धांत है, वो है सर्वाधिकारवाद का विरोधी और प्रजातंत्र का उपासक। प्रजातांत्रिक समाजवाद का एक और महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि ये सर्वाधिकारवाद के सभी रूपों का विरोधी है, क्योंकि सर्वाधिकारवाद में मानव का जो व्यक्तित्व है, उसकी स्वतंत्रता है, उसकी गरिमा है, उसको कोई महत्व प्राप्त नहीं है। सर्वाधिकारवाद के विपरीत ये समाजवाद का पूर्ण उपासक है और उसके समाजवाद का मार्ग प्रजातंत्र के पूरक के रूप में उसने इसको अपनाया है। नॉर्मन थॉमस कहते हैं कि समाजवाद प्रजातंत्र की ही पूर्ण सिद्धि है। डर्बिन का कथन है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली समाजवाद का अंतर्निहित अंग है, उसे इससे पृथक नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब है ये सर्वाधिकारवाद के जितने भी रूप हैं उसका विरोधी है और प्रजातंत्र का समर्थक है। इसके अलावा वर्ग संघर्ष की अपेक्षा ये वर्ग सामंजस्य में विश्वास रखता है। प्रजातांत्रिक समाजवादी समाज में पूंजीपति वर्ग और ये जो श्रमजीवी वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उसकी विद्यमानता को स्वीकार करते हुए भी
वो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते, क्लास कॉन्फ्लिक्ट में विश्वास नहीं करते। उनके अनुसार वर्ग संघर्ष की भावना दूषित और हिंसात्मक वातावरण को जन्म देती है और औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के बजाय गतिरोध का कारण हो जाता है। क्योंकि जब हिंसक वातावरण होगा तो औद्योगिक क्षेत्र में जो उत्पादन बढ़ाने के लिए एटमॉस्फेयर चाहिए वो शांतिपूर्ण वातावरण नहीं रह पाएगा, तो वो उसमें बाधा पहुंचाएगा। तो ये इनका जो मूल मंत्र है वो वर्ग संघर्ष की अपेक्षा वर्ग सामंजस्य और वर्ग सहयोग पर बल देते हैं। ये आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ बौद्धिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रतिपादन करते हैं। साम्यवादी विचारधारा आर्थिक स्वतंत्रता को ही व्यक्तियों के लिए आवश्यक मानती है। काम का अधिकार, उचित पारिश्रमिक, अवकाश का अधिकार, ये व्यक्तियों के लिए सब कुछ है, ये मानते हैं वो। दूसरी ओर जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें नागरिक राजनीतिक स्वतंत्रताओं पर अधिक बल दिया जाता है और आर्थिक स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन प्रजातांत्रिक समाजवादी विचारधारा जो है वो एक और तो व्यक्ति के विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, विश्वास, नागरिक राजनीतिक जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं उसको आवश्यक मानती है। दूसरी तरफ वो आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है। वो कहता है कि राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता के मूल्य पर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि राजनीतिक नागरिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। एक है अर्थव्यवस्था पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण का समर्थक है। पूंजीवादी प्रजातंत्र के अंतर्गत सामान्य जनता को राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में निर्णय शक्ति तो प्राप्त होती है, लेकिन सामान्य जनता के साथ आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया जा सकता। साम्यवादी व्यवस्था में अर्थव्यवस्था पर साम्यवादी दल का कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, जो सामान्य जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। प्रजातांत्रिक समाज इन दोनों ही व्यवस्थाओं को दोषपूर्ण मानता है। उसकी धारणा में अर्थव्यवस्था पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण होना चाहिए। सामान्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संसद के द्वारा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था पर डेमोक्रेटिक कंट्रोल की बात ये करते हैं। इसके अलावा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल है इनका। प्रजातांत्रिक समाजवाद राज्य को एक बुराई या शोषण का यंत्र न मानकर उसे सामाजिक सद्गुणों को विकसित करने वाली संस्था मानता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राज्य का कार्य क्षेत्र जो है वो अधिक से अधिक व्यापक होना चाहिए। सभी समाजवादी इस बात को स्वीकार करते हैं कि समाज की सामूहिक शक्ति ही शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, मनोरंजन इत्यादि जो सुविधाएं हैं वो जुटा सकती हैं। तो ये जो प्रजातांत्रिक समाजवादी विचारधारा है ये लोक कल्याण के मार्ग को इसने अपनाया है। विश्व शांति की धारणा और मानववाद में विश्वास। प्रजातांत्रिक समाजवाद किसी एक राज्य की विचारधारा नहीं बल्कि मानवता की विचारधारा है। इसके अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि यदि हम विकास चाहते हैं तो हमारे द्वारा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के मार्ग को अपनाया जाना चाहिए। साम्यवाद विश्व के सभी राज्यों में साम्यवाद का प्रसार आवश्यक मानता है। इस दृष्टि से युद्ध की संभावना के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, किंतु जो प्रजातांत्रिक समाजवाद का विचार है वो विश्व के विभिन्न राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं हो सकती हैं ऐसा मानता है और उनका यह मानना है कि विरोधी व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष नहीं बल्कि सामंजस्य होना चाहिए। और लास्ट है सत्ता का विकेंद्रीकरण और स्थानीय संस्थाओं को अधिकाधिक सत्ता की बात करते हैं। इनका यह मानना है कि स्थानीय संस्थाओं की स्थापना करके उन्हें अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। समाजवादियों का विचार है कि जहां कहीं भी संभव हो सार्वजनिक स्वामित्व की छोटी इकाइयों की स्थापना की जानी चाहिए, इसमें स्थानीय प्रजातंत्र पुनर्जीवित हो सके
और इस संबंध में नगर पालिकाओं के द्वारा किराए के मकान, टैक्सियों की व्यवस्था की जानी चाहिए, उनके द्वारा सिनेमा, थिएटर आदि के संचालन का कार्य किया जाना चाहिए। भारत में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रजातांत्रिक समाजवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ऐसा माना जाता है। तो ये प्रजातांत्रिक समाजवाद के कुछ मूल सिद्धांत हैं। आगे हम जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक समाजवाद है या प्रजातांत्रिक समाजवाद है, उसके गुण और जो उसके दोष हैं, अर्थात आलोचक उसकी क्या आलोचना करते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।